मैं दक्षिणी ओक्लाहोमा का निवासी हूँ और मैं ग्रामीण इलाके में रहता हूँ, जहाँ चारों ओर खेतों और जमीन का बोलबाला है। मैं यहाँ तब से रह रहा हूँ जब मैं 10 साल का था, जब मेरे माता पिता न्यूयॉर्क के बड़े शहर के जीवन को छोड़कर ग्रेट प्लेन्स में आ गए थे। यहाँ आने के बाद से उनका जीवन खुशहाल और संतुष्टिपूर्ण हो गया। कभी कभी शहर की भागदौड़ हर किसी के लिए नहीं होती। जो लोग ओक्लाहोमा के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि ये जंगल साल के अधिकांश समय बहुत गर्म और सूखे रहते हैं। सर्दियों में यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है और बारिश बहुत कम होती है। लेकिन जब कभी तूफान आता है तो वो देखने लायक होता है। यहाँ का लैंडस्केप ज्यादातर समतल और दूर तक फैला हुआ है, जिससे आसमान में आने वाले बड़े तूफानों को देखा जा सकता है। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक एक खाली कैनवास पर आतिशबाजी जैसी लगती है। जब से मुझे याद है, ये मेरा पसंदीदा मौसम रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा छोटा भाई सैम और मैं दक्षिण पूर्वी ओक्लाहोमा में वीकेंड पर हाइकिंग कर रहे थे। अगर आप इस जगह से परिचित हैं तो आप जानते होंगे कि यह इलाका बहुत ज़्यादा जंगली और घना है, खासकर वॉशिटा पहाड़ियों के आसपास। हम दोनों को प्रकृति की सैर करना बहुत पसंद है। अमेरिका में कई तरह के इकोसिस्टम हैं और हम उन्हें अपने मनपसंद तरीके से एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। उस समय मैं 29 साल का था और मेरा भाई 21 साल का था। हालांकि हमारी उम्र में काफ़ी अंतर था, लेकिन हमारा रिश्ता उतना ही अच्छा था। पहले की ट्रिप्स पर हमारे बीच झगड़े होते थे, लेकिन उम्र के साथ ये कम हो गए। प्रकृति ने हमारे परिवार को हमेशा जोड़े रखा है और जब हम ट्रेल्स पर निकलते हैं तो हम सभी को एक सुकून महसूस होता है। ये एक तरह से सोलो हाइकिंग करने जैसा होता है। इसमें बस साथ में एक और व्यक्ति होता है जो कुछ भी गलत होने पर आपकी मदद कर सके। दक्षिण पूर्वी ओक्लाहोमा का ये इलाका ज़्यादा घना है, जहाँ पहाड़ियाँ हैं जो आगे चलकर वॉशिटा पहाड़ियों में बदल जाती हैं। इस इलाके में ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ हरियाली भी ज़्यादा है। यहाँ के वन्य जीव भी हमारे मैदानी इलाकों से ज़्यादा विविध हैं। इस इलाके में पाइन और ओक के पेड़ सबसे ज़्यादा हैं और जब वो बिना रुकावट के बढ़ते हैं तो वो बहुत बड़े और शानदार लगने लगते हैं। यह हमारे लिए एक अच्छा बदलाव था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। सैम और मैं जंगल की ओर चल पड़े। हमने काफ़ी देर से शुरुआत की थी। हम एक पहाड़ी के पीछे की ओर चढ़ रहे थे, जहां हमने रात भर कैंप करने की योजना बनाई थी। हमने सोचा कि पहाड़ी की चोटी पर हमें एक शानदार नज़ारा मिलेगा। हालांकि दिन ढलने लगा था और हमें हवा के बदलने का एहसास होने लगा था। हवा का झोंका हमेशा राहत देने वाला होता है, लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे, हवा बहुत तेज होती चली गई। जैसे ही हवा चल रही थी, मैंने महसूस किया कि हवा में वो गंध आने लगी है जो तूफान आने से पहले होती है। ये गंध और बादलों का गहरा होना साफ संकेत था कि हमारे पास समय कम था। लगता है बारिश होने वाली है, मैंने सैम से कहा, जो मेरे आगे चल रहा था। उसने मुड़कर कहा, तुम मजाक कर रहे हो। मैंने उसकी निराशा को समझते हुए कंधे उचकाए। हम लगभग रिज की चोटी पर हैं और हमें बारिश शुरू होने से पहले अपना टेंट लगाना होगा। उसने फिर कहा, मैं जानता हूं। फिर मैंने कहा, आज का मौसम पूरी तरह साफ लग रहा था। शायद ये तूफान हमसे दूर निकल जाएगा। अगर अच्छा नज़ारा देखना है तो हमें अपनी गति बढ़ानी चाहिए। हाइकिंग के वक्त हमारी ट्यूनिंग हमेशा अच्छी रही है। सैम हमेशा नेविगेशन और समय का ध्यान रखता है और मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप का हूँ। मैं हमेशा उस इलाके के बारे में रिसर्च करता हूँ कि वहाँ क्या खाने योग्य है, मौसम कैसा है और प्रकृति के संकेतों को पढ़ता हूँ। मेरे प्रोत्साहन के बाद सैम ने सर हिलाया और हम रिज पर चढ़ने लगे। हर पल के साथ बादल गहरे होते गए और हवा भारी होती गई। मैं जानता था कि हमारे पास समय कम है,
इसलिए मैंने अपने कदम बढ़ा दिए। हम आमतौर पर इस समय तक ब्रेक ले लेते, लेकिन हमने बिना समय गंवाए चोटी तक पहुंचने की कोशिश की। आखिरकार स्पीड वॉकिंग करने के बाद हमने क्षितिज पर आसमान का एक बड़ा हिस्सा देखा। जैसे ही हम विस्टा के पास पहुंचे, नजारा सचमुच लुभावना था। हम दोनों हाँफ रहे थे और बादल हम पर बरसने ही वाले थे। हम अन्य पहाड़ियों की चोटियों और घाटियों के निचले हिस्सों को देख सकते थे, जैसे वो किसी कहानियों की किताब से निकला हुआ दृश्य हो। मैं किनारे के पास गया और पहाड़ी की ओर नीचे देखने की कोशिश की। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मैं गिर गया। मैंने खुद को किनारे से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को असहाय और डरा हुआ महसूस कर रहा था। मेरे भाई ने मेरी हालत देखकर हंस दिया। मेरे चेहरे पर हैरानी थी और मैं बहुत घबरा गया था। उस वक्त मुझे अपने भाई का हंसना बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तभी बादलों से एक मोटी बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई, जिससे हमारे सीने कांप उठे। हमने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे टेंट लगाने और अपना सामान निकालने में जुट गए। अब हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी और हम पक्षियों के आखिरी गीत सुन सकते थे, क्योंकि तूफान नजदीक आ रहा था। टेंट लगाने के साथ साथ मैंने क्लिफ साइड से आसमान की ओर देखा, जहां तूफान प्रकृति की शक्ति का एक शानदार नजारा पेश कर रहा था। सूरज डूब रहा था और तूफान ने आसमान को एक सुंदर पत्थर के रंग में बदल दिया था, जिसमें गहरे लाल और बरगंडी रंग मिले हुए थे। तभी बादलों में मेरी नजर एक आकृति पर पड़ी, जो तूफान की हवा में उभर रही थी। बिजली की चमक से एक पक्षी का आकार दिखाई दिया। अगर आपने कभी एक बड़े पक्षी को उड़ते देखा है, तो आप जानते होंगे कि वो अक्सर ऐसे लगते हैं जैसे वो हवा में स्थिर हैं। लेकिन ये पक्षी ऐसा नहीं था। मैंने उस काले पक्षी को आसमान में घूमते, मुड़ते और बादलों में गोते लगाते देखा। वो एक टॉर्पीडो की गति और एक देवदूत की कलात्मकता के साथ आसमान में ग्लाइड कर रहा था। उसके पंखों की चाल और तूफान के बीच उसका संतुलन देखकर मैं दंग रह गया था। मैं उस पक्षी को देखता रहा, जो आसमान में अपना आखिरी चक्कर लगा रहा था और फिर एक घने बादल के पीछे गायब हो गया। तभी एक बिजली गिरी और मैं हैरान हो गया। मैंने पहले कभी ऐसा पक्षी नहीं देखा था। उसके उड़ने और गोते लगाने का कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा था। कम से कम मैं तो नहीं समझ पा रहा था। मैंने सोचा कि यह पक्षी क्या कर रहा है और कहां जा रहा है। अरे, तुम मदद करोगे या नहीं? तभी सैम ने कहा, मुझे मेरे ध्यान से बाहर निकालते हुए। मैं टेंट लगाने का काम रोककर पक्षी को देखने में खो गया था। हमने आखिरी स्टेप्स पूरे किए और टेंट को जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि अब हवा काफी तेज हो गई थी। गड़गड़ाहट हमारे कैंप के पास हो रही थी। हम टेंट के दरवाजे के बाहर बैठे थे और आखिरी रोशनी को क्षितिज के नीचे डूबते हुए देख रहे थे। तूफान के आने के कारण आसमान में कोई तारे नहीं दिख रहे थे और बिजली की चमक से हमें आसपास का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। अंधेरा होने के साथ ही मैं उस काले पक्षी के वापस आने की उम्मीद में सांस रोके बैठा था, लेकिन वो दोबारा नहीं आया। कुछ ही देर बाद बारिश की बूंदें हमारे टेंट की छत पर गिरने लगी। सैम ग्रेनोला बार खा रहा था और भारी माहौल हल्का हो रहा था। हम जल्द ही आराम करने लगे, क्योंकि तूफान ने हमें रात की सुरक्षा दे दी थी। बारिश की आवाज और गड़गड़ाहट ने हमें सुला दिया था। मेरी राय में बारिश के तूफान में कैंपिंग करते हुए जो नींद आती है, वो सबसे अच्छी नींद होती है। रात के किसी समय, जब बारिश की बूंदें अभी भी छत पर गिर रही थी, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मेरे पेट में अजीब सी हलचल होने लगी और एक डरावनी भावना मेरे मन में उठी, जैसे कि कोई हमें देख रहा हो। मैं अचानक जाग गया और अपने आसपास का नजारा देखा। टेंट के लैंप बंद हो चुके थे और सैम मेरे से कुछ फीट दूर गहरी नींद में था। बिजली चारों ओर गिर रही थी, लेकिन उसके साथ कोई गड़गड़ाहट नहीं थी। यह एक डरावना माहौल था,
और मैं बिजली की आवाज सुन सकता था। पेड़ों की छाया ने सोते हुए दैत्यों जैसा आभास दिया, जो हवा के साथ लगातार हिल रहे थे। मैं अंधेरे से नहीं डरता, लेकिन मैं किसी खतरे के बारे में अनजान होने से डरता हूं। इस भावना को साबित करने के लिए मैं टेंट में उठ बैठा और स्लीपिंग बैग को हटा दिया। मैंने टेंट का दरवाजा खोला। हमने टेंट को इस तरह से लगाया था कि सुबह हमें एक शानदार नज़ारा दिखे। जैसे ही मैंने टेंट का दरवाजा खोला, मुझे एक चौंकाने वाला नज़ारा दिखा। ठंडी रात की हवा मेरे चेहरे से टकराई और बारिश की बूंदें टेंट के दरवाजे पर गिर रही थीं। बिजली आसमान में चमक रही थी और काले बादलों के बीच एक विशाल आकृति दिखाई दी। पहले मैंने सोचा कि ये कोई वेदर बलून या किसी और का टेंट है, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से उसे देखा, मुझे एहसास हुआ कि ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैं उस आकृति को अच्छे से देखने की कोशिश कर रहा था। वो एक विशाल पक्षी था जो हवा में तैर रहा था। उसके पंख रात के अंधेरे जैसे काले थे, लेकिन बारिश में चमक रहे थे। उसके पंजे मोटे और मुड़े हुए थे और उसकी चोंच गिद्ध जैसी थी। वो तूफान की हवा का उपयोग करते हुए एक सर्फर की तरह हवा में सवारी कर रहा था। अचानक उसने एक चीख भरी और एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। मैं स्तब्ध रह गया और मेरे पीछे सैम भी जाग गया। उसने टेंट के दरवाजे की ओर देखा और उस विशाल पक्षी को भी देखा। फिर हमने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे हम जानते थे कि क्या होने वाला है। वो पक्षी हमारे टेंट के पास आ रहा था और उसके पंजे हमारे टेंट की ओर बढ़ रहे थे। सैम ने मेरे कॉलर को पकड़ा और मुझे टेंट के अंदर खींच लिया। हम टेंट के अंदर गिर गए और अचानक हमें लगा कि हम हवा में उड़ रहे हैं। हम चिल्लाए, लेकिन पक्षी के पंखों की आवाज ने हमारी आवाज को दबा दिया। हम टेंट के अंदर थे और हवा में उड़ रहे थे और तभी अचानक हमें एक झटका लगा। हम किसी चीज से टकराए और टेंट के अंदर हम और भी उलझ गए। फिर एक और चीख सुनाई दी और हमें एहसास हुआ कि एक और पक्षी था। टेंट की दीवारों पर दो विशाल पक्षियों की छायाएं दिखाई दी। उनकी चीखों और चिल्लाहट ने हमें घेर लिया। अचानक पंजे टेंट में घुस गए और हमें लगा कि हम नीचे गिर रहे हैं। हम चिल्लाने लगे और टेंट पेड़ों की शाखाओं से टकराने लगा। हम दर्द से चिल्लाए और फिर गीली जमीन पर गिर गए। जब मैं जागा तो मैं अस्पताल में था। चमकदार रोशनी ने मेरी आंखों को चौंधिया दिया था और मेरी पसलियों में तेज दर्द हो रहा था। मैंने नीचे की ओर देखा तो पाया कि मेरे शरीर में ट्यूब्स लगी हुई हैं। मैंने रिमोट का बड़ा बटन दबाया और नर्स मेरे कमरे में आई। उन्होंने बताया कि सैम और मुझे एक पेड़ के नीचे पाया गया था और हमारा टेंट तूफान की वजह से 5 मील दूर तक उड़ गया था। मैंने उन्हें थंडर बर्ड्स के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम तूफान की वजह से घायल हो गए थे और इसलिए हमारी मानसिक स्थिति भी थोड़ी खराब हो गई है। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने एक असली विशाल पक्षी को देखा था जो 2 वयस्क आदमियों को उठाकर ले गया था। शुक्र है कि मुझे सर पर बस एक गहरा घाव और कुछ चोटें ही आई थीं। सैम का कंधा टूट गया था और उसके टखने में मोच आ गई थी। हम जिंदा थे, लेकिन इस घटना के बाद हमने लगभग 6 साल तक कैंपिंग नहीं की। आज हम दोनों बूढ़े हो गए हैं और हमारे बच्चे हैं। हम उस रात के बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये कहानी हमारे बच्चों को बारिश की रातों में सुनाई जाती है। हम अब परिवार के साथ कैंपिंग करते हैं, लेकिन इतने दूर और जंगली इलाकों में नहीं। मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं जो अमेरिका में कैंपिंग करने जा रहे हैं। प्रकृति सुंदर, आकर्षक और लुभावनी है, लेकिन ये उतनी ही खतरनाक, रहस्यमय और गुप्त भी है। हमारे ग्रह और यहाँ रहने वाले जीवों के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, इसलिए हमेशा अपने आसपास के माहौल का सम्मान करें। मैं विल्डरनेस की खोज और आनंद लेने से नहीं रोकता,
लेकिन मैं आपको सावधानी बरतने की सलाह देता हूं। नए इलाकों में जाते समय हर संभव तैयारी करें और हमेशा अपने साथ एक और व्यक्ति को लेकर जाएं। अगर उस रात सैम नहीं होता तो शायद मैं ये कहानी सुनाने के लिए यहां नहीं होता। ओक्लाहोमा की वोशिटा पहाड़ियों में कैंपिंग करते समय सावधान रहें, खासकर जब तूफान आने वाला हो। मैं कुछ दिनों से अकेले कैंपिंग कर रहा था ताकि मेरा दिमाग शांत हो सके। मुझे ये दूर दराज की जगह पसंद थी जहां मैं कभी कभी शांति की तलाश में आता था। ये जंगल का एक लंबा हिस्सा था जहां शायद ही कभी कोई आता जाता था। पगडंडी घने पेड़ों और ऊंची पहाड़ियों से होकर गुजरती थी और ये इतनी शांत जगह थी कि ऐसा लगता था जैसे दुनिया का बाकी हिस्सा यहाँ मौजूद ही नहीं है। यही बात मुझे यहाँ की पसंद थी। लेकिन 2 रातें बिताने के बाद मुझे अचानक एक अजीब सी अनुभूति होने लगी, जैसे कुछ गड़बड़ थी। ये एक वैसी भावना थी जिसे आप स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते, लेकिन ये आपको बेचैन कर देती है। पहले तो ये छोटी सी बात थी, जैसे हवा में कोई बदलाव हुआ हो। मैंने सोचा कि शायद मैं बहुत देर तक अकेला रहने की वजह से ऐसा महसूस कर रहा हूं। जब आप कई दिनों तक जंगल में रहते हैं तो आपका दिमाग आपके साथ खेलने लगता है। फिर भी ये भावना मेरे साथ बनी रही, जैसे कुछ सही नहीं था। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद ये सिर्फ घबराहट है। हो सकता है मैं इतने लंबे समय तक सबसे दूर रहने का आदी नहीं था। तीसरे दिन मैंने पास की नदी से पानी लाने का फैसला किया। पगडंडी हमेशा की तरह शांत थी। सिर्फ पक्षियों की आवाज, हवा और मेरे जूतों के नीचे पत्तियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही मैं नदी के करीब पहुंचा, मैंने कुछ अजीब देखा। एक छोटा सा लाल कपड़ा एक टहनी पर फंसा हुआ था जो फटा हुआ था और हवा में हिल रहा था। तभी मैंने पैरों के निशान देखे। वो मिट्टी में ताजा थे और वो ऐसे नहीं थे जैसे किसी और हाइकर के हों। वो भारी और गहरे थे, जैसे कोई दौड़ रहा हो। वो नदी से दूर सीधे मेरे कैंप की ओर जा रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं एक पल के लिए वहीं जम गया। मैं वहां अकेला नहीं था, कोई यहां घूम रहा था और मुझे पता भी नहीं था कि वो कौन था या उसे क्या चाहिए था। मैं चुपचाप उन निशानों का पीछा करते हुए अपने कैंप की ओर बढ़ा। जितना हो सके हल्के कदमों से चलने की कोशिश कर रहा था। मेरे अंदर वो अजीब सी भावना और भी बढ़ गई और मैं इस सोच से छुटकारा नहीं पा सका कि जिसने भी ये निशान बनाए हैं वो अभी भी आसपास हो सकता है। पेड़ और भी घने लगने लगे। भले ही सूरज अभी भी चमक रहा था, लेकिन आसपास सब डरावना लगने लगा। जब मैं अपने टेंट के पास पहुंचा तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है और ये भावना असहनीय हो गई। और फिर मैंने देखा, मेरा टेंट फाड़ दिया गया था। मेरा सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे खंगाला हो। कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, लेकिन सब कुछ तबाह कर दिया गया था, जैसे कोई मुझे संदेश देना चाहता हो। मैं वहीं खड़ा रहा। जो हो रहा था उसका पूरा वजन मेरे ऊपर पड़ रहा था। ये कोई जानवर नहीं था, ना ही कोई लापरवाह व्यक्ति था। किसी ने मेरा कैंप ढूंढ लिया था और मेरे जाने के बाद उसे तहस नहस कर दिया था। मैंने और समय बर्बाद नहीं किया। मैं जो कुछ भी समेट सकता था उसे अपने बैग में डाला और तेजी से वहां से निकलने लगा। मैं वहां एक और रात नहीं बिता सकता था। जैसे ही मैं पगडंडी पर वापस चलने लगा, मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, ये उम्मीद करते हुए कि कोई मेरे पीछे होगा। मुझे लगातार ये एहसास हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, चाहे मैं कितनी भी तेजी से चलूं। जब मैं पार्किंग लॉट में पहुंचा जहां मेरी कार खड़ी थी, सूरज ढलने लगा था। मैं थक चुका था, मेरी नसें तन चुकी थीं। लेकिन जब मैंने अपनी कार को वहां खड़े देखा तो मुझे थोड़ी राहत मिली।
मैंने अपना बैग पीछे की सीट पर फेंका और जितनी तेजी से हो सके वहां से निकलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने कार स्टार्ट करने के लिए अपनी चाबी घुमाई, मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पार्किंग लॉट के दूसरे छोर पर एक पुलिस कार खड़ी थी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये सामान्य चेकिंग है, लेकिन फिर मैंने कुछ अजीब देखा। ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था। आसपास किसी का कोई निशान नहीं था। मैं अपनी कार से बाहर निकला और धीरे धीरे पुलिस कार की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मेरे पेट में वो भावना और भी बढ़ती चली गई। जब मैं कार के पास पहुंचा तो मैंने अंदर देखा और वहां जो कुछ मैंने देखा उससे मेरा खून सूख गया। ड्राइवर की सीट पर खून था और ये पुराना या सूखा हुआ खून नहीं था, वो ताज़ा था। कुछ ही दूरी पर मिट्टी में अस्त व्यस्त होने के निशान थे, जैसे वहां कोई संघर्ष हुआ हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मेरा दिमाग घूमने लगा। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे तेजी से वहां से निकलना होगा। मैं अपनी कार की ओर लौटा, लेकिन इससे पहले कि मैं अंदर बैठता, मैंने पार्किंग लॉट के पीछे जंगल में कुछ देखा। एक आकृति वहां खड़ी थी, छाया में आधी छुपी हुई। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि वो कौन था, लेकिन वो मुझे देख रहा था। वो हिला नहीं, ना ही कोई आवाज की, बस वहीं खड़ा था और मुझे घूर रहा था। मेरा शरीर जम गया, मेरा दिमाग चिल्ला रहा था कि मैं भाग जाऊं, लेकिन मैं उसे देखे बिना रह नहीं सका। मेरे आसपास की हवा भारी लग रही थी, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। आखिरकार मैं इस स्थिति से बाहर निकला और अपनी कार की ओर भागा। मैं कूदकर अंदर बैठा, दरवाजा बंद किया और जितनी तेजी से हो सका सड़क पर चल पड़ा। पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर तक का सफर बहुत बड़ा लग रहा था और पूरे रास्ते मेरा दिल धड़कता रहा, और वो भावना कि कोई मुझे देख रहा है मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। उस दिन के बाद से हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि जो कुछ भी वहां था वो अभी भी मेरे साथ ही था। हर बार मैं जब बाहर निकलता हूं, मुझे वही अजीब सी अनुभूति होती है जो जंगल में हुई थी। पुलिस को भी कुछ नहीं मिला और किसी को नहीं पता कि उस कार को चलाने वाले अधिकारी का क्या हुआ, लेकिन मेरे अंदर ये एहसास है कि कोई या कुछ वहां था जो मुझे देख रहा था, और मुझे लगता है कि उसी ने पुलिस वाले के साथ भी कुछ गलत किया था। ये कहानी कुछ हफ्ते पहले की है, जब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड लॉरेन ने मालिबू इलाके में एक हाइकिंग ट्रेल पर जाने का फैसला किया। हमारी योजना एक अलग जगह पर हाइक करने की थी, लेकिन ट्रैफिक के कारण वो जगह हमारे अनुमान से ज़्यादा दूर थी। इसलिए हमने येल्प की मदद से पास के एक ट्रेल का चुनाव किया। ट्रेल के प्रवेश द्वार का पता लगाने के बाद हमने एक 3 स्तरीय झरने तक हाइक शुरू की। हालांकि कैलिफोर्निया में सूखे के कारण झरना लगभग सूखा हुआ लग रहा था। हाइक के दौरान हम 3 लड़कों से मिले, जिनमें से 2 बिना शर्ट के और बिगड़ैल लग रहे थे। उन्होंने हमें हाय कहा और इसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने मजाक में कहा कि वो लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं और शायद कुछ गलत करने वाले हैं। इस वजह से मैंने लॉरेन को अपना स्पेयर चाकू दे दिया, जो मैं हमेशा सुरक्षा के लिए साथ रखता हूँ। झरने तक पहुँचने के बाद हम वापस लौटने लगे। वापसी के दौरान हमने पत्तियों के हिलने और जोर जोर से कुचले जाने की आवाज़ सुनी, जो ट्रेल की पास की खाई की ओर से आ रही थी। इस चीज़ ने हमें रुकने और उस दिशा में देखने के लिए मजबूर कर दिया जहां से आवाज़ आ रही थी। मैंने लॉरेन से कहा, मुझे लगता है कि कोई पेड़ गिर रहा है, क्योंकि वहां कुछ पेड़ थे जिनकी जड़ें बाहर निकली हुई थी, जिससे उनके गिरने की संभावना ज्यादा थी। लॉरेन ने जवाब दिया, ब्लेयर, ये पेड़ गिरने जैसी आवाज नहीं लग रही। तभी वो आवाजें तेज और लगातार होने लगी,
जैसे कि जो कुछ भी आवाज कर रहा था वो हमारी ओर बढ़ रहा था। जब मैंने देखा कि कुछ लंबे पौधे हिल रहे हैं, जैसे कोई उन्हें जोर से हिला रहा हो, तो मैंने चिल्लाकर कहा, लॉरेन, भागो। हम दोनों भागने लगे और जो कुछ भी आवाज कर रहा था वो खाई से होते हुए हमारा पीछा करने लगा। भागते समय मैंने सोचा कि लॉरेन को मेरे आगे होना चाहिए, क्योंकि वो एक स्प्रिंटर है और मुझसे हल्की है, जबकि मैं एक एंड्योरेंस रनर हूं और मैं उससे कम तेज हूं। मैंने तेजी से मुड़कर उसकी बाह पकड़ी और उसे अपने आगे धकेल दिया और उसे भागते रहने के लिए कहा। जैसे ही हम उस जगह से दूर भागे, मैंने वही किया जो हॉरर फिल्मों में होता है, जहां भागने वाला व्यक्ति पीछे देखता है कि क्या उसका पीछे करने वाला रुक गया है। ये एक बड़ी गलती थी, क्योंकि जब मैंने पीछे देखा तो मैंने खुद से भी लंबा एक झाड़ तेजी से हिलते हुए देखा। मैंने तुरंत मुड़कर तेजी से भागना शुरू कर दिया। फिर पता नहीं कैसे, या शायद मैंने नहीं देखा कि वहां एक गड्ढा था और मैंने अपने हाल ही में ठीक हुए मोच वाले टखने को चोट पहुंचा दी, जिससे मेरी गति और धीमी हो गई। लॉरेन ने अपनी गति धीमी कर दी, लेकिन मैंने उसे भागते रहने के लिए कहा, लेकिन वो रुक गई। हमने अपने आसपास देखा, पानी पिया और इस बारे में बात की कि आखिर हुआ क्या था। हमने शांत रहने की कोशिश की और ट्रेल के बाकी हिस्से को पैदल चलते हुए मैंने लॉरेन से कहा कि वो चाकू निकाल ले जो मैंने उसे दिया था। मैंने अपना छोटा सा पॉकेट नाइफ निकाला और उसके साथ बात की कि अगर कुछ होता है तो वो मेरे आगे रहे, क्योंकि मैं जानता था कि मैं उसे धीमा कर दूंगा। हम दोनों इस बात पर सहमत हुए कि वो मदद लेने के लिए मुझसे तेजी से पहुंच सकती है, जबकि मैं लड़ाई को बेहतर ढंग से संभाल सकता हूं, क्योंकि मैंने मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया है। ट्रेल के बाकी हिस्से पर चलते हुए मैंने लॉरेन से मजाक किया कि इस तरह की स्थितियों में उसके स्प्रिंटर जीन्स काम आते हैं, और उसी पल लॉरेन ने फिर से भागना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने फिर से वही आवाज सुनी। हम जितना तेज भाग सकते थे भागे। इस दौरान एक मजेदार बात यह हुई कि जब हम ट्रेल से नीचे भाग रहे थे तो हमने दो लड़कों को देखा। लॉरेन ने अपना चाकू पहले ही छुपा लिया था, जबकि मैं उसके पीछे भाग रहा था और उसे रुकने के लिए कह रहा था। मैंने अपना छोटा चाकू छुपाने की कोशिश की ताकि मैं किसी पागल की तरह ना लगूं जो किसी लड़की का पीछा कर रहा है। जैसे ही हमने ट्रेल से बाहर निकलकर सड़क पर कदम रखा, हमने पानी पिया और इस बारे में चर्चा की कि आखिर हुआ क्या था। लॉरेन ने अनुमान लगाया कि शायद ये उन तीन लड़कों में से एक था जो हमें डराने के लिए खाई के दूसरी ओर छिपा हुआ था। आज तक हमें ये नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन हमारे विचार में सबसे करीबी चीज कायोटे हो सकता है। कुछ रिसर्च करने के बाद हमें एक आर्टिकल मिला जिसमें बताया गया था कि कुछ महीने पहले उस इलाके में एक कायोटे देखा गया था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये कायोटे था, लेकिन मैंने लॉरेन को विश्वास दिलाया कि शायद वो कायोटे ही था, क्योंकि वो ऐसी चीजों से आसानी से डर जाती है। वो जो कुछ भी था वो बहुत तेज और भारी था और उसने हमारा पीछा किया था जब तक कि हम ट्रेल से बाहर नहीं निकल गए। और वो जो कुछ भी था शायद बहुत बड़ा था, लेकिन आज मुझे लगता है कि काश मैंने उसे देखा होता तो मैं आपको बता सकता कि वो आखिर था क्या। मेरे साथ दो घटनाएं हुई थी। पहली घटना लगभग 1 महीने पहले हुई थी। मैं जॉर्जिया में रहती हूँ और ये एक शांत शहर है। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हाइकिंग के लिए एक ट्रेल ढूंढ रहे थे और हमें मॉर्गन रोड नामक एक सड़क पर एक जगह मिली। ये ट्रेल थोड़ी अजीब है, लेकिन ये शहर के ग्रामीण इलाके में स्थित है। ट्रेल काफी अच्छी और सुंदर थी, लेकिन जैसे ही मैं कार से बाहर निकली मुझे लगा कि वहां कुछ ऐसा है जो नहीं चाहता कि हम वहां रहें। मैं परेशान होकर चारों ओर देखती रही, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों फील हो रहा था।
फिर हमने हाइकिंग शुरू की और सब कुछ ठीक रहा। बस मुझे ऐसा एहसास होता रहा जैसे कोई हमें देख रहा हो। आखिरकार हम ट्रेल के अंत में पहुंच गए और मैं बहुत खुश थी। लेकिन तभी मैंने अपनी बाईं ओर एक जोरदार सरसराहट की आवाज सुनी। फिर मैंने वहां कुछ अजीब सा प्राणी देखा जो बहुत बड़ा था। मैंने ढंग से नहीं देखा कि वो क्या था और मैं वहां से तेजी से वापस भागी। मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ भागा और वो बहुत उलझन में था। उसने कहा कि उसने भी कोई बहुत बड़ा जानवर देखा था जो किसी भी जाने पहचाने जानवर जैसा बिल्कुल नहीं था। हम दोनों वापस नीचे आ गए और अपने घर चले गए। ये पहली घटना का अंत था। दूसरी घटना हाल ही में हुई थी। हमने उसी ट्रेल पर जाने का फैसला किया। एक बार फिर जब मैं कार से बाहर निकली तो मुझे वही एहसास हुआ कि कोई हमें वहां नहीं चाहता। यह भावना बहुत डरावनी थी और मुझे लगा कि हम पर कोई चीज हमला करने वाली है। मैं बिल्कुल नहीं जानती कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा था। बस ये शायद मेरा कुदरती वरदान था या कुछ और था। बस मेरे पेट में वो अजीब सी हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने एक आवाज सुनी। वो किसी तरह की चीख थी। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि ये एक जंगली मुर्गा हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि मुर्गे की आवाज कैसी होती है और वो वैसी बिल्कुल नहीं होती। वो आवाज किसी इंसान की चीख जैसी लग रही थी। आवाज थोड़ा दूर से आ रही थी, इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल था कि ये चीख थी किसकी और कहां से आ रही थी। हमने चलना जारी रखने का फैसला किया। जल्द ही मैंने अपनी बाईं ओर सरसराहट सुननी शुरू कर दी। वो सरसराहट की आवाज एक गिलहरी भी कर सकती थी, लेकिन मुझे फिर से कोई गड़बड़ लग रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरा खून ठंडा पड़ गया था। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि हमें वापस जाना चाहिए और उसने भी सहमति जताई। हमने कार तक हल्की दौड़ लगाई। हमें थोड़ा शांत होने में कुछ समय लगा। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को उस भावना के बारे में बताया जो मुझे महसूस हुई थी और उसने कहा कि उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। फिर हमने एक समझौता किया कि हम कभी भी उस ट्रेल पर वापस नहीं जाएंगे। कुछ समय से मैं रोज रात को एक म्यूजिक बॉक्स की 3 नोट्स सुन रहा था। आमतौर पर यह रात के करीब 3 बजे सुनाई देती थी। ये हमेशा सेम 3 नोट्स होते थे, लेकिन आसपास ऐसा कोई सामान नहीं था जो अलार्म या म्यूजिक बॉक्स जैसी आवाज कर सके। कभी कभी हमारे साथ बिजली से जुड़ी अजीब घटनाएं होती थीं, जैसे कि लाइटें अचानक बिना किसी वजह के झपकने लगती थीं और फिर कुछ देर बाद बंद हो जाती थीं। फिर एक बार दरवाजे और रसोई की खिड़की पर जोरदार दस्तक हुई, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। हम एक प्राइवेट बंद इलाके में एकदम आखिरी घर में रहते हैं, इसलिए जो भी दस्तक दे रहा था उसे दूर तक चलकर गायब होना पड़ता था। ये पड़ोसी नहीं हो सकते थे क्योंकि वो ज्यादातर समय घर पर नहीं होते थे। फिर एक बार मैंने देखा कि एक वाइन ग्लास काउंटर पर सुरक्षित रखा हुआ था और अचानक वो कमरे की दूसरी ओर की दीवार से टकराकर टूट गया, जैसे किसी ने उसे उठाकर दीवार पर पटका हो। मैं ये देखकर हैरान हो गया था क्योंकि कमरे में कोई और नहीं था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो ग्लास को इस तरह से हिला सकता था। अब पिछले 6 महीनों से यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हुआ था, कम से कम कल रात तक। और एक बार फिर ये कल रात के 3 बजे फिर से हुआ। मेरी बेटी मेरे बिस्तर पर सो रही थी क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, जिससे ये पूरी स्थिति और भी डरावनी हो गई। मैं सो रहा था और स्विट्जरलैंड में भागने का सपना देख रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बगल में और मेरे बिस्तर में मेरे सामने बैठा है। मैं जाग गया और मैंने एक आकृति को देखा। बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था और हॉलवे की लाइट जल रही थी, इसलिए मैं एक कंबल देख सकता था
जो मेरी बेटी के कंबल जैसा लग रहा था। ये बिल्कुल उसी ऊंचाई और आकार में था जैसे अगर वो बिस्तर पर बैठी हो और उसके सर पर कंबल ढका हो। मुझे अजीब लगा कि वो पूरी तरह से कंबल से ढकी हुई बस वहां बैठी हुई थी। इसलिए मैंने हाथ बढ़ाया और उस कंबल के नीचे एक ठोस कंधे जैसा महसूस किया। मैंने उस कंधे को छुआ और उससे पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? लेकिन मैंने उसकी आवाज कमरे के दूसरी ओर से सुनी जहां वो लेटी हुई थी, और उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूं पापा। मैं सहम गया और तुरंत अपना हाथ कंबल से हटा लिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, वो कंबल ढह गया और सपाट हो गया। उस कंबल के नीचे कोई नहीं था। मैं इस चीज की शपथ ले सकता हूं कि मैंने एक गहरे रंग की पतली और हल्की आकृति देखी जो मानव आकृति से बहुत छोटी थी, और वो चुपचाप और सरलता से बिस्तर के नीचे खिसक गई। मेरे पास इसका एकमात्र और स्पष्टीकरण यह है कि शायद मैं अभी भी सपना देख रहा था और आधा सोया हुआ था, जिससे मुझे किसी तरह का भ्रम हुआ होगा। लेकिन यह अनुभव इतना वास्तविक लगा, और ये मेरी बेटी के साथ हुई मेरी स्पष्ट बातचीत के बावजूद मुझे ये मानना मुश्किल लग रहा था कि यह सिर्फ एक सपना था। हालांकि ये कितना भी डरावना क्यों ना हो, मैं पूरी तरह से घबराया हुआ नहीं था और वास्तव में काफी शांत महसूस कर रहा था। साथ ही मैं अपनी बेटी को डराना नहीं चाहता था, जो अब वापस सोने लगी थी। मैं अभी थोड़ा बेचैन और बहुत उलझन में हूं, इसलिए मैंने अपने बेड साइड लैंप को जलाए रखा है। मैं पास ही रहूंगा, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरे थके हुए दिमाग का एक अजीब लेकिन हानि रहित खेल होगा।